संध्या सभी को। आज के इस सेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में हम लोग जानेंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में हम लोग एक खास खंड को लेकर के चलेंगे और वो जो खास खंड है वह हम लोगों का संक्षेपण है। क्योंकि ऐसे की जहाँ तक बात है, ऐसे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। 150 शब्दों में आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती है डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो बस दो ही तरह की चुनौती है। एक चुनौती है टाइपिंग का, है ना। पहली चुनौती है टाइपिंग का। टाइपिंग आप कितना अच्छा कर पाएंगे, आप कितना उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं, यह एक चुनौती होगी। दूसरी चुनौती जो है उसमें वह है एक संक्षेपण का। हम लोग आज के इस सेशन में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि संक्षेपण से संबंधित हम लोग काफी कुछ बात करेंगे, काफी ऐसे चीजों को लेकर के चलेंगे जिससे कि आप इस खंड में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जो अन्य एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, जैसे झारखंड के लिए कनिष्ठ अनुवादक का की वैकेंसी आई हुई है, यदि आप उसके लिए जाते हैं तब उसमें भी संक्षेपण है। कुछ अन्य तरह की परीक्षाएं हो सकती है, उसमें भी संक्षेपण है। और संक्षेपण को लेकर के बहुत सारे जो उम्मीदवार है, बहुत सारे अभ्यर्थी है, थोड़ा उससे डरते हैं। लिखा क्या जाना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात डूज एंड डोंट्स क्या होना चाहिए, इस खंड के लिए डरते हैं। तो हम लोग इसी को ही आसान बनाने का पूरा प्रयास करेंगे आज के इस सेशन में। कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के चलेंगे, जैसे कि संक्षेपण होता क्या है, संक्षेपण और सार लेखन में अंतर क्या होता है, संक्षेपण क्यों करने की आवश्यकता होती है, इसकी उपयोगिता क्या है, संक्षेपण के कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नेचर होते हैं, अर्थात संक्षेपण के कौन कौन से गुण है। इसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे संक्षेपण से संबंधित एक उदाहरण भी लेकर के समझेंगे कि जो भी हम लोगों ने सीखा है, उस सीखे गए जो भी स्किल या दक्षता प्राप्त हुआ है, उस दक्षता को हम लोग कैसे उदाहरण को लेकर के जानेंगे समझेंगे। इसलिए काफी विशेष है आज का क्लास, और यह आपके अन्य बहुत सारे एग्जाम्स के लिए काफी अच्छा सेशन रहने वाला है, ऐसी मेरी आशा है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि संक्षेपण होता क्या है। आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में संक्षेपण होता तो थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट होता, लेकिन हिंदी में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अब बनिस्पत अन्य जो भी खंड है उससे थोड़ा सा यह भिन्न है ना। ऐसा नहीं कि आप कट पेस्ट कर देंगे और फिर आप उसे संक्षेपण के रूप में आप उसको प्रस्तुत कर देंगे और यह अपेक्षा रखेंगे कि आप अच्छे खासे अंक प्राप्त कर लेंगे उससे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मूल्यांकन करता होंगे उनको यह समझ है कि आपने किया क्या है ना, कि कट पेस्ट वाले तो हिसाब तो नहीं है। जब स्कूल में था तो संक्षेपण उस समय आता था। पता नहीं आप लोगों ने पहले कभी संक्षेपण से संबंधित प्रश्नों को हल किया कि नहीं स्कूल लेवल में। लेकिन हम लोगों को मिलता था तो हम लोग क्या करते थे कि कुछ शब्दों को उठाते थे, कॉपी करते थे और वही पेस्ट कर देते थे संक्षेपण में और एक शीर्षक दे देते थे। लेकिन क्योंकि आप लोग सभी क्या है, कॉम्पिटिटर है, प्रतिस्पर्धा में खुद को रखे हुए, ऐसी स्थिति में आपसे एक स्टैंडर्ड संक्षेपण की अपेक्षा रहती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, एक एक बातों को ध्यान में रख करके ही दिए गए संक्षेपण पर आप काम करिएगा, है ना। संक्षेपण को लिखिएगा, मूल जो भी लेख होता है। देखिएगा कि संक्षेपण होता क्या है। हम लोग जानते हैं दिए गए मूल लेख का 1/3 होता है, अर्थात त्रियांश होता है। 1/3 दिए गए मूल लेख का 1/3 ही संक्षेपण कहलाता है। लेकिन सिर्फ 1/3 कर देना, त्रियांश कर देने से ही आपका संक्षेपण पूरा नहीं हो जाता है। उसमें कौन सी बातों को आपको रखना चाहिए, कौन सी आप प्रासंगिक बातें हैं उसको छोड़ना चाहिए, सारी चीजों के बारे में हम लोग
आगे भी जानेंगे, लेकिन संक्षेपण को समझना है कि संक्षेपण दरअसल किसी भी बड़े लेख का संक्षिप्त रूप है जो एक तिहाई में रखा जाता है। उसके मूल विचारों को ही रख करके एक तिहाई शब्दों में प्रस्तुत कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यह इसकी परिभाषा हुई। इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिएगा कि जनरली संक्षेपण और सार लेखन, संक्षेपण और सार लेखन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। संक्षेपण अलग हो गया, सार लेखन अलग हो गया। सार लेखन को यदि हम लोग अंग्रेजी पर्याय देंगे तब सार लेखन को हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में एसेंस, अन्यथा इसको हम लोग कहेंगे समरी। संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रेसी कहते हैं। प्रेसी, ये जो सध्वनि है पूरी तरह से म्यूट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, प्रेसिस नहीं कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, फ्रेंच वाले शब्द होते हैं, कुछ लैटिन शब्द होते हैं जिनमें हम लोग अंत वाले ध्वनि को नहीं पढ़ते हैं। प्रेसी। रेस्टोरेंट में हम लोग टी को साइलेंट रखते हैं। जब भी मूल भाषा को यदि पढ़ते हैं तो हम लोग रेस्टोरेंट को पढ़ेंगे रेस्ट्रा, ना, नेजल साउंड वहां पर होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द है जो भी अंग्रेजी के छात्र छात्राएं होंगे आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। बाय द वे, देखिएगा, संक्षेपण तो हम लोगों ने समझा कि दिए गए लेख का यह त्रियांश होता है, यह 1/3 होता है। इसके लिए यह बाध्यता है, अगर 180 शब्द है तब आपको 60 शब्दों के करीब 60 शब्दों में इसे अभिव्यक्त कर देना होता है। लेकिन सार लेखन में यह स्थिति नहीं देखने के लिए मिलती है। सार लेखन जो होता है वह मूल लेख का संक्षिप्त रूप होता तो है, लेकिन इसमें शब्द सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। There is no word limit in essence in summary writing. ठीक है, तो सार लेखन में मान लिया जाए कि 180 शब्द है, तो हो सकता है आपका जो सार निकल करके आए वो हो सकता है 160 शब्द रहे, उसमें 130 शब्द रहे, 90 शब्द रहे। तो सार लेखन में कोई शब्द सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। सार लेखन में कुछ आंकड़ों को भी रखा जाता है ना, उदाहरण भी पेश किए जाते हैं इसमें। सार लेखन में इसमें कुछ विशेष तरह के विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, ताकि सार थोड़ा सा सार गर्भित हो सके, लगे वो मूल रूप के जैसा ही, लेकिन संक्षेप में वो दिखे। लेकिन संक्षेपण में क्या होता है, बहुत तरह की चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। इसमें अतिरंजित शब्द, दैट्स से जो भी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको छोड़ देना होता है, क्रिया विशेषणों का प्रयोग को छोड़ देना पड़ता है, विशेषणों का प्रयोग छोड़ देना पड़ता है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसे हम लोग कहते हैं, मुहावरेदार अभिव्यक्तियों को छोड़ देना होता है। टॉटोलॉजी जिसको कहते हैं बार बार प्रयोग, जैसे एक एक करके गए, है ना, तो एक एक जो आया वो टॉटोलॉजी कहलाता है अंग्रेजी में। जो पुनरावृत्ति होती है उसको छोड़ देना पड़ता है। समानार्थी शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं किए जाने होते हैं संक्षेपण। और इसका अपना एक शीर्षक होता है, सार लेखन में भी शीर्षक दिया जाता है। ठीक है, तो सार लेखन और संक्षेपण में यह आधारभूत अंतर हुआ। आशा करते हैं यहां तक हर चीज स्पष्ट है। इसके बाद अब तीसरा जो महत्वपूर्ण जो चीज है आज के इस सेशन में, वो है हम लोगों का कि संक्षेपण आखिर क्यों। आप लोग जिस विभाग में जा रहे हैं उस विभाग में संक्षेपण की आवश्यकता क्यों है, क्यों डिस्क्रिप्टिव पेपर की आवश्यकता है। जनरल पोस्ट के लिए तो उसमें संक्षेपण की आवश्यकता अंग्रेजी में उसमें करने होते हैं, लेकिन आप लोग हिंदी विभाग में जा रहे हैं तो
अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार संक्षेपण हिंदी या अंग्रेजी में उन लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, संक्षेपण दरअसल क्या है कि बड़े बड़े जो सरकार के सर्कुलर्स होते हैं, जो बुलेटिन होते हैं, उसको काफी काफी संक्षेप में रखे जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए आप ही लोगों को कार्यभार दिया जाता है कि आप कितना संक्षेप में कोई भी बड़े सर्कुलर को, बड़े बुलेटिन को आप अन्य लोगों तक, अपने कर्मचारियों तक, अपने जो अपने डिपार्टमेंट से संबंधित, विभाग से संबंधित अन्य जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों में आप उसे संक्षेप में रख सके। तो कैसे रखेंगे, यह चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए आप लोगों को पहले से तैयार किया जाता है कि आप लोग तैयार होकर के आइए, क्योंकि जब आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगा उसके बाद फिर आपको बताने वाला कोई नहीं होगा, आपको वो चुनौती खुद ही लेने होंगे। ऐसी स्थिति में वहां पर आनंदम सर से, हाँ अभी भी कुछ लोग मेरी जो है ना लेते हैं, यदा कदा जरूर लेते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत समस्याएं होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उन लोग समझ जाते हैं कि मुझे करने हैं, खुद ही करने हैं, कोई बोलने वाला, माने कोई बताने वाला नहीं रहेगा। इस कारण से हर तरह की दक्षता को आप नौकरी से पहले ही अच्छी तरह से तैयार होकर के चले जाएं। देखिएगा, तो वही है कि इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग विस्तार से कुछ चीज पढ़ना नहीं चाहेंगे, हमेशा शॉर्टकट के पीछे हम लोग भागते हैं। वही शॉर्टकट की जो मंशा है, उस मंशा को पूर्ण करने के लिए संक्षेपण की आवश्यकता है। ओके, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है कि संक्षेपण की कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता क्या है ना, इसके गुण कौन कौन से होते हैं। कैसे आप कहेंगे कि आपने जो मूल लेख प्राप्त किया, उस मूल लेख का आप सही सही उसका संक्षेपण कर पाए, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। देखिएगा, हालांकि मैंने आप लोगों के स्टडी नोट्स को में दे रखा है ये सब सारी चीजें, किंतु जाहिर सी बात है कि लिखा हुआ ही रहता होगा। जनरली आप लोग पता नहीं दिन भर क्या करते होंगे, मैं तो देखता हूँ बहुत ही कम लोग ऑनलाइन रह पाते हैं। जब क्लास होती है तो क्लास का बहुत सारे लोग बस वेट करते रह जाते हैं, है ना, कितना पढ़ते हैं। इसलिए खुद को से पूछिएगा जरूर कि आज आपने कितना पढ़ाई किया, है ना, आज आपने कुछ नया चीज सीखा कि नहीं, आज आपने स्टडी नोट में जो आपने देखा तो उसका कितना भाग, कितना अंश आप उसको समझ पाए और उस पर अभ्यास भी कर पाए। ये प्रश्न जरूर करिएगा सोने से पहले, रात को सोने से पहले खुद से यह प्रश्न अवश्य करिएगा। यदि आप लोग सचमुच नौकरी के प्रति काफी काफी गंभीर है तो। अन्यथा चरैवेति चरैवेति, संस्कृत का एक श्लोक है ना, चरैवेति चरैवेति, बस चलते चलो, बिना किसी भी तरह का विश्लेषण किए बस चलते चलो। चरैवेति से चरना शब्द आया है ना, जानवर लोग चरने का काम करते हैं, देखते हैं ना, बस दिन भर चरते रहते हैं, उनको कोई गंतव्य का ठिकाना नहीं रहता है, बस उनको चरना है। चरना मतलब चलना, है ना, मूव से इसका कनेक्शन है। इसलिए सिर्फ मूव नहीं करना है ना, आपको यह भी समझना है कि आपने मूव किया है तो सचमुच उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ है कि नहीं। आपका मूवमेंट वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, अर्थात वेक्टर है कि नॉन वेक्टर है, इस पर भी आपको ख्याल रखना है। तब आप इस परीक्षा के लिए एक सही उम्मीदवार खुद को साबित कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है संक्षेपण के लिए, वह है पूर्णता, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे कंप्लीटनेस। पूर्णता, ये पूर्णता है, ठीक है। कंप्लीटनेस अर्थात कि जो मूल लेख आपको प्राप्त हुआ है, उस मूल लेख में जो भी बातें बताई गई है, जिस तरह के भी विचार उसमें दिए गए हैं,
हर तरह के विचारों का समावेश आपके संक्षेपण में है या नहीं है। कोई चीज़ छूट तो नहीं गया, है ना? ऐसी स्थिति में आपको परीक्षा में करना क्या है? वहाँ पर तो आपको ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर मोड में तो आपको देना नहीं है कि आप अंडरलाइन करिएगा कि ये प्रमुख पॉइंट है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको संक्षेपण में रख लेना है और इसको त्यागना है, इसको छोड़ देना है। तो वहां पर आप कर क्या सकते हैं, किस तरह से आप पूर्णता ला सकते हैं अपने संक्षेपण में, पहला पॉइंट को किस तरह से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको स्मरण रखना है। यू नीड टू कीप ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड। इसके लिए अभ्यास ही एक सही रास्ता है, वही रास्ता है कहा जाए तो। अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप अपने संक्षेपण को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। पूर्णता, कंप्लीटनेस, अर्थात जो कोई भी वांछित चीजें छूट न जाए, अवांछित चीजों को छोड़ देना है, वांछित चीजों को पकड़ना है। ओके, तो इसके लिए तो दक्षता आवश्यकता है, दक्षता की आवश्यकता है, दक्ष बनिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो नेचर है प्रेसी राइटिंग का, प्रेसी का, गुड प्रेसी का, वह है पूर्णता, कंप्लीटनेस। ओके, दूसरा जो है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता अर्थात त्रियांश, जैसा कि मैंने कहा कि त्रियांश होना चाहिए, 1/3 वो होना चाहिए। 1/3 अपने आप में बहुत चुनौती। इसको लेकर के सामान्य तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे से कि सर मान लिया जाए 180 शब्द है और जो निर्धारित जो शब्द सीमा है वह है इसका 1/3 अर्थात 60 शब्दों में इसको पूरा कर देना है। हम कितना शब्द ज्यादा ले जा सकते हैं या कितने कम शब्द हम ऐसा लिखे कि कुछ कम शब्द हो जाए तो क्या हमारे अंक काट लिए जाएंगे? दरअसल यह सामान्यतः संभव ही नहीं है कि 180 शब्द है तो हर बार यदि आप एक लेख को लिखेंगे, उसका संक्षेपण करेंगे तो वो 60 शब्दों में ही वह रुक जाए, क्योंकि आपको तो वाक्य पूरे करने पड़ेंगे ना। ऐसा थोड़ी है राम घर जाता है लिखना है, आप राम घर पर ही घर के बाद आप एक पूर्ण विराम दे दें, क्योंकि एक वहां पर आपका शब्द सीमा खत्म होता है। ऐसा नहीं, तो इस कारण से इसमें क्या किया जाता है कि कुछ शब्दों की छूट दी जाती है। ज्यादा अगर शब्द अगर आ रहा है तो कोशिश करिए कि इसमें 6 से 7 शब्दों में आप उसको खत्म करिए, है ना। कभी कभी 10 शब्द, लेकिन 10 शब्द से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। यह चुनौतीपूर्ण कार्य है, आपको ध्यान रखना है। और कम जनरली होता नहीं है कि आप इतनी बड़ी पैसेज या इतने बड़े लेख को आप प्रिसाइज करेंगे, है ना, संक्षेप में रखेंगे तो वो बढ़ ही जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप छोटा कर रहे हैं और इतना छोटा कर दिए कि आप 1/3 से भी छोटा हो गया, तो कितना छोटा कर सकते हैं, कम से कम कितना शब्द सीमा की छूट मिल सकती है। तो आप इधर से पीछे तरफ नेगेटिव वे में अगर जाइएगा, इधर जाइएगा, तब आप इधर 5-6 शब्द, इधर थोड़ा 10 शब्द तक जा सकता है, लेकिन इधर 5 से 6 शब्द अगर कम है तो दिक्कत नहीं है, तब अंक नहीं काटे जाएंगे। ये चीज समझ में आया। तो संक्षिप्तता सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है संक्षेपण के लिए, कैसे करना है। और हाँ, इसमें इसको लेकर के एक और भी क्या है कि प्रश्न रहता है कि सर संक्षेपण में हम लोग शीर्षक भी लिखते हैं, तो क्या शीर्षक में जो शब्द दिए गए हैं वे शब्द भी गिने जाएंगे, उन शब्दों को भी लिया जाएगा? तो ध्यान रखना है कि चूंकि ये जो परीक्षा आप लोगों की होने वाली है वो पेन एंड पेपर मोड में तो होने वाली है नहीं,
वहां पर एआई हर चीज की कृत्रिम मेधा इसकी जांच करेगा, है ना। और कृत्रिम मेधा क्या है कि छूट देगी तो वही 10 शब्दों की छूट देगी, और यह आप समझ करके चलिए कि शीर्षक को भी उसी में ही आप इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन यही पेन एंड पेपर मोड में आपको थोड़ा सा ज्यादा छूट मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इवैल्यूएटर होंगे, जो मूल्यांकन करता होंगे, वे आपके एक एक शब्द को गिनेंगे, है ना। गिन करके बैठे तो नहीं रहेंगे, वे बस मूल भावना को समझेंगे और अंदाज लगा देंगे कि ठीक है, अभ्यर्थी ने ठीक लिखा है, इतना लगभग ठीक है ना। उसमें उसमें क्या है, फ्लो है, उसमें एक प्रवाह है, उसमें क्रमबद्धता है। वो चीज देख करके आपको अंक देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी चुनौती हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि टास्क देखिएगा कि पेन एंड पेपर मोड में मैं तो असाइनमेंट देने वाला हूं नहीं, नहीं तो फिर आप लोगों की आदत गंदा हो जाएगा। आपको जो भी लेना है असाइनमेंट्स, आप लीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, पेन एंड पेपर मोड पे नहीं। आप अलग से आप जो करना है करिए, लेकिन मेरे तरफ से जो मिलेगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। तो संक्षिप्तता के लिए जो भी ये कुछ प्रश्न थे, कुछ दुविधा था, ये आपका खत्म होता है, ठीक है। आपके पास कोई भी अगर प्रश्न होगा तो प्रश्न आप डाल दीजिएगा, मैं उसे देख लूंगा और उस पर मैं टिप्पणी भी कर दूंगा, ओके। तीसरी जो महत्वपूर्ण फीचर है, गुण है, वह है स्पष्टता। देखिएगा कि मुझे याद है, क्योंकि देखिए कोई भी बंदे जो होते हैं वे अचानक सब कुछ सीखते नहीं है। मुझे भी याद है कि जब मैं संक्षेपण किया करता था तो स्पष्टता की कमी रहती थी। जब मैं पढ़ता था ना तो लगता था ना कि वहां से मैंने कुछ बातों को या मत को या विचार को ले लिया, उसके बाद फिर दूसरे जगह से ले लिया, लेकिन कह क्या रहा हूं ये मुझे खुद नहीं समझ में आता था। संतुष्टि तो नहीं मिलती थी, लेकिन इससे तो स्पष्टता तो नहीं आए ना। दी दी opinion, the praise of yours in this way becomes vague, unclear। तो क्लैरिटी के साथ आपको अपने उसमें दिए गए विचारों को प्रकट करना है। आपको अपना विचार देना ही नहीं है। भूल जाइए कि आप कोई उदाहरण से आप समझाइएगा, एक्सप्लेनेशन तो वर्जित है। एक्सप्लेनेशन डूज एंड डोंट्स में हम लोग लेकर के चलेंगे, व्याख्या तो वर्जित है। और अपना कोई भी व्याख्या, उदाहरण, अपना विचार दे ही नहीं सकते। जो कहा गया है उसी को स्पष्ट रूप से अपनी भाषा में लिखना होता है। कुछ पारिभाषिक शब्द को देखिएगा, यह भी एक प्रश्न है आता है कि कुछ पारिभाषिक शब्द आपके मूल लेख में देखने के लिए मिलता है, तो क्या वे पारिभाषिक शब्द का आप प्रयोग नहीं करेंगे या करेंगे? तो यह जान लीजिए कि हो सकता है कि आपका जो लेख हो वह किसी विशेष क्षेत्र से आता हो, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर से हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, है ना। तो उसमें आर्थिक शब्दावली तो रहेगा ही रहेगा। आर्थिक शब्दावली का आप सामान्य शब्दावली में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको उसके मूल भावना को रखने के लिए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तो करना ही होगा। आप पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से दूर भाग नहीं सकते। ये भी मेरे पास प्रश्न आया कि सर पारिभाषिक शब्द जो भी दिया गया उसका मतलब ही मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसी कारण से तो कुछ अंक आपके पारिभाषिक शब्दों पर भी आधारित है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आपके पास आ रही है, उसमें पारिभाषिक शब्दों का समावेश है,
तो उस पारिभाषिक शब्दों के प्रति आप वाकिफ हो, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो स्पष्ट स्पष्ट है कि आप अच्छी तरह से मूल भाव को, मूल लेख के मूल भाव को समझ नहीं पाएंगे और संक्षेपण इस तरह से बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए देयर इज नो वे आउट। आपको पारिभाषिक शब्द तो करने ही होंगे, पारिभाषिक शब्दों के प्रति फैमिलियरिटी होनी ही चाहिए, ठीक है? तभी आप स्पष्ट रूप से मूल भाव को रख सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा महत्वपूर्ण गुण आपके संक्षेपण का। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज है वह है आपकी भाषा की सरलता। इसको लेकर के बहुत बहुत प्रश्न आते हैं मेरे पास। भाषा की सरलता, अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं कि सर भाषा की सरलता तो ठीक है, तो इसमें किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए? अब सिंपल देखिएगा, सरल वाक्य, तीन तरह के वाक्य होते हैं ना। सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया और एक एक जटिल वाक्य हो गया। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड इन हिंदी as well. So now the question arises, which kind of sentences to be used while writing a good précis? आपको सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करना है। बड़ा आश्चर्य वाली बात है ना? क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप कोई भी भाव को छोटे छोटे वाक्यों में बांट दीजिएगा तब तो द इकोनॉमी ऑफ योर आंसर इज नोवेयर। तब आप जो मितव्ययिता शब्दों के प्रति जो रखना चाहते हैं, रखना चाहिए, वो तो नहीं प्राप्त होगा। तो आपको करना क्या है कि बहुत तरह के भावों को एक वाक्य में जोड़ने की दक्षता को बढ़ाना होगा। बहुत तरह के कोमा 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 लेकर के आप एक कहा जाए तो 8-10 वाक्यों को आप एक वाक्य में आप रूपांतरित कर सकते हैं। और यह आप संक्षेपण के जो उदाहरण जो आपके स्टडी नोट्स में दिए गए हैं उसको देख करके ही आपको करने हैं, ठीक है? इस दक्षता को बढ़ाना है। तो भाषा की सरलता का यहाँ यह मतलब नहीं हुआ कि आप साधारण वाक्य का प्रयोग करें, सरल वाक्य का प्रयोग करें। लेकिन हाँ, आप जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह स्पष्ट हो, है ना? वह ग्राह्य हो, that can easily be understood। यह होना चाहिए। वो सरल हो सकता है, वह आपका कंपाउंड हो सकता है, वह कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और इसको लेकर के मैंने एक विशेष तरह का फोल्डर दे रखा है, एनहांस योर राइटिंग स्किल को लेकर के या राइटिंग स्किल बूस्टर को लेकर के। आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ दैट फोल्डर इन योर स्टडी नोट्स। तो आप देख लीजिएगा, उसमें अंग्रेजी में है, आप उसको देख करके समझिएगा। क्योंकि जब तक कि आपका नोटिफिकेशन का डेट नहीं आ जाता है, परीक्षा का डेट नहीं आ जाता है, परीक्षा का डेट नहीं आ जाता है, तब तक अब यू आर ऑल इन द लर्निंग पीरियड। अभी सीखने के काल में है आप। अभी सीखिए, समझिए, तब एग्जाम में आप लोग सिक्सर मार करके आइएगा, है ना? घबरा करके नहीं करना है। अभी सीखने का समय है, अभी सीखिए पचा पचा करके। ओके, तो भाषा की सरलता जरूर रखिएगा। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो शुद्धता है। शुद्धता, करेक्टनेस। अब करेक्टनेस किस सेंस में? विचार के अर्थ में शुद्धता होना चाहिए कि जो विचार वहां दिया गया है उस विचार को शुद्ध रूप से आपको अपने संक्षेपण में, अपने उत्तर में लिखने होंगे। ओके, और दूसरा क्या है? व्याकरणीय त्रुटि से रहित आपका उत्तर होना चाहिए। ग्रामेटिकल करेक्टनेस होना ही चाहिए।
किसी भी तरह का वर्तनी त्रुटि ना हो, किसी भी तरह का आप जो है ना, जो पंक्चुएशन मार्क्स होता है, कहाँ पर कॉमा होना चाहिए, कहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए, कहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, कहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए, कहाँ पर हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस तरह के चीजों का प्रयोग आपको करना चाहिए, है ना। जहां जैसा हो वहां पर आपको उस तरह के चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप कितना दक्ष है। तो शुद्धता हर एक अर्थ में आपके उत्तर में होनी ही चाहिए। और छठा जो है वह है प्रवाह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रवाह और क्रमबद्धता। इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं मेरे पास। प्रवाह मतलब फ्लो, ठीक है। फ्लो रहेगा ना, आपके विचार टूटे फूटे हैं, विचार टूटे फूटे हैं कहने का मतलब हो गया कि आप एक मान लिया जाए कि आपका जो मूल लेख है वह 4 पैरा में बटा हुआ है, ठीक है। पहला पैरा में बटा हुआ है, 4 पैरा में मतलब 4 विचार है, उसमें 4 तरह के विचार है। आपको आप क्या कर रहे हैं कि एक विचार को आप पहला पैरा से उठा लिए, फिर दूसरे विचार को आप तीसरे पैरा से उठा लिए, है ना, फिर तीसरे विचार को आप दूसरे पैरा से उठा लिए, और इस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपने उत्तर को बनाया। इट मीन्स there is incoherence in your thought, there must be a particular flow in your writing, okay। तो फ्लो होना चाहिए, पढ़ा जाए कि हाँ इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, जिसे हम लोग क्रमबद्धता भी कहते हैं। ऑर्डरली होना चाहिए आपका लेख, ऑर्डरली। लेकिन यहां पर प्रश्न यह उठता है कि सर क्या हम मूल लेख के चौथे पैरा में जो बात कही गई है, जो विचार व्यक्त किया गया, क्या हम शुरू में लिख सकते हैं, या शुरू वाला बीच में लिख सकते हैं, बीच वाला हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं क्या? इसका उत्तर है हाँ, अवश्य लिख सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यहां पर क्या है कि कंडीशन क्या है, आपका फ्लो होना चाहिए। फ्लो हर जिस तरह से भी आप लिखे, लेकिन एक फ्लो होना चाहिए, एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, लॉजिकल लिंक होना चाहिए, कोहियरेंस होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए उसमें, कि आप अंत वाला पहले आप इस्तेमाल कर रहे हैं विचार को, तो आप अन्य जितने भी महत्वपूर्ण विचार है उसको आप कैसे करके आगे बढ़ा रहे हैं, और सारे तरह के विचारों को, प्रासंगिक विचारों को कैसे क्रमबद्ध करके आप लिख रहे हैं, यह मैटर करता है। कुछ लोग इसको लेकर के ऐसा करते हैं, संक्षेपण को लेकर के, मान लीजिए कि 3 पैरा दिया हुआ है ना, इस तरह से पहला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। क्या करते हैं कि एक पैरा हुआ, इसका प्रेसी बना लेते हैं, दूसरा पैरा हुआ, फिर इसका प्रेसी बना लेते हैं, तीसरा पैरा हुआ, इसका प्रेसी बना लेते हैं। ये जो 3, अब इस तरह से इसके बाद सारे को बस जोड़ देते हैं। अर्थात ये यदि क्या है कि कोहियर है, पहला पैरा ए वाला है, दूसरा पैरा ये है, तीसरा पैरा ये है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि तीनों एक दूसरे से लॉजिकली लिंक्ड है, अर्थात क्रमबद्ध है। लेखक जो भी लिखते हैं अपने लेख को, वो तो क्रमबद्ध होता है ना, कुछ ना कुछ लॉजिकल लिंक होता है ना। तो लोग सोचते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं वे थोड़ा चालाकी यहाँ पर करते हैं कि चलो दिए गए पैरा को यहाँ पर प्रेसाइज कर लो, फिर इसका भी प्रेसाइज कर लो, है ना, इसका भी प्रेसाइज कर लो। प्रेसाइज विशेषण है प्रेसी का, ठीक है, प्रेसाइज, ओके। तो उसका संक्षिप्त रूप दे दो, हो गया, फाइनल बन गया। तो ये भी किया जा सकता है, और कहा जाए तो ये थोड़ा हल्का है। यदि आप थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से संक्षेपण को लेते हैं ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा
कि ऐसा यदि करते हैं तो कैसा बनता है। लेकिन कुछ लोग, चूंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, इसमें ज्यादा तो समस्या होने वाली नहीं है। अंग्रेजी में जनरली लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हिंदी में आप लोग दोनों तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और फिर क्या करिए कि अपने अनुसार मूल लेख का भाव त्रियांश में दे दीजिए। ठीक है, 1/3 में दे दीजिए। दैट्स ऑल। तो आशा करते हैं इससे संबंधित, इसके फीचर से संबंधित एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग क्या है कि इसके बाद हम लोग जानते हैं कि संक्षेपण के डूज एंड डोंट्स क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना जरूरी है ना। संक्षेपण में क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स। ठीक है, डूज एंड डोंट्स क्या है। सबसे पहले हम लोग डूज को ही लेकर के चलते हैं, जिसे हम लोग ऐसे भी कहते हैं, है ना। तो डूज में सबसे पहले क्या है कि आप कोशिश करें कि सरल वाक्यों का प्रयोग करें। सरल वाक्यों का प्रयोग करें तो कोई जरूरी नहीं है कि सरल वाक्य छोटा ही होगा। ओके, है ना। सरल वाक्य का प्रयोग क्या करना है, बहुत छोटे बच्चे जैसा सरल वाक्य का प्रयोग नहीं करना है। मान लिया जाए कि इस तरह का एक लेख है कि वह स्कूल जा रहा था और स्कूल जाने के रास्ते में उसने एक भिखारी को देखा। भिखारी भीख मांग रहा था। 3 वाक्य यहाँ पर सरल वाक्य है। अब तीनों वाक्यों को आप एक वाक्य में तो जोड़ सकते हैं ऐसे। स्कूल जाने के रास्ते में एक एक भिखारी को भीख मांगते देखा, खत्म हो गया, है ना। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन कौन सा हम हुक्स को पकड़े, कौन कौन से ऐसे ऐसे भाव को पकड़े जिससे कि मेरा भाव सिमट जाए, लेकिन भाव वही दे, उसको प्रिसाइज कर सके हम लोग। क्लियर। तो कोशिश करना। और लेकिन हाँ, यही क्या होता है ना कि जब मिश्रित वाक्य में, जटिल वाक्यों में होता क्या है, इसलिए इस कारण से इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने पर क्या होता है कि फिर से हमें कर्ता और विधेय का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन सरल वाक्यों में ऐसा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज है वह है कि सरल वाक्य का प्रयोग करना है। लेकिन कैसे सरल वाक्य का प्रयोग करना है मैंने बता दिया, आपको इस पर एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो चीज है डूज में करना है, इसको डूज डज जो डोंट्स जैसा आप कहें, है ना। सरल वाक्य, इसमें हम लोग दोनों तरह के चीजों को कहा जाए तो मिश्रित भाव से लेते जा रहे हैं। बाय द वे, कोशिश करिए कि जब आपको पैसेज मिल रहा है स्क्रीन पर, मूल लेख मिल रहा है, कोई उद्धरण मिल रहा है, आप उसको एक बार पढ़ करके, मुझे नहीं लगता है कि आप आत्मसात पूरी तरह से कर पाएंगे। इस कारण से आप 2 से 3 बार अवश्य पढ़िए, 2-3 बार अवश्य पढ़ें। ठीक है। कह क्या रहा है, 2-3 बार पढ़ने के बाद दिमाग विषय वस्तु को पकड़ लेता है कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है, कौन सी प्रमुख बातें हैं और कौन सी अवांछनीय बातें हैं, उसको हटाओ, है ना। उसको देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अब आपको संक्षेपण करना है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है जो आपको करना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रासंगिक चीजों को ही रखना है। अप्रासंगिक चीजों में कौन कौन सी चीजें आ जाती है इसके बारे में भी जान ले। जैसे उदाहरण हो गया,
एक लेख है आपको मिला, उस पे क्या है कि कोई कोई जो है ना अवधारणा के बारे में बताया और उस अवधारणा की व्याख्या करने के लिए उदाहरण को पेश किया गया। उदाहरण अप्रासंगिक चीजें हैं, अवांछनीय चीजें हैं, उसको उदाहरण को साइड कर देना पड़ेगा। प्रासंगिक जो बात है वो अवधारणा है, उसको पकड़ना है। ठीक है, आपको अपने तरफ से कोई भी विचार नहीं देना है, आप इसके लिए अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज जिसे आपको करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रासंगिक चीजों को ही रखिए और कोशिश करिए कि देखिएगा कि शीर्षक देने को लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब इस पर आप इसे आप बढ़िया से सुनिए, देखिएगा। हालांकि यह भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आप किसी विशेष निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। आपने मूल लेख को पढ़ा, आपको पता चल गया, 2-3 बार पढ़ा, आपको पता चल गया कि इसकी विषय वस्तु यह है, और उस विषय वस्तु को ध्यान में रख करके आपको शीर्षक दे देने हैं, है ना? तभी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ लिए, लिख लिए, उसके बाद शीर्षक को दिए। आप 2-3 बार पढ़ ले। मेरा जहां तक अनुभव है, तो मैं तो कहूंगा कि आप संक्षेपण लिखने से पहले ही शीर्षक दे दे। लेकिन पढ़ने के बाद, 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि विषय वस्तु इसकी क्या है, प्रासंगिक बातें इसमें कौन सी चीज कही गई है। अब इससे रिलेटेड जो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि शीर्षक आपका कितने शब्दों का होना चाहिए। शीर्षक आपके होनी चाहिए तो 4 से 5 शब्द के शीर्षक हो, अच्छा रहता है ना? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी मजबूरी आती है तो हो सकता है बढ़ाना पड़े, लेकिन ध्यान रखना है कि 4 से 5 शब्दों में आपको रख देना है शीर्षक। शीर्षक कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होते हैं ना, पीएम टू गो पीएम टू अमेरिका, है ना? पीएम टू अमेरिका, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। उतना बड़ा लिखने की क्या आवश्यकता है, पीएम टू अमेरिका। तो यह हो गया शीर्षक का स्वरूप। आपको हिंदी में भी कुछ ऐसा ही देना चाहिए। मान लिया जाए देते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है ना? अब स्वास्थ्य के बारे में लिखा जा रहा है, सारा आपने विषय वस्तु देख लिया। आप एक विशेष तरह का, इसी तरह से देखिए, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो लोकोक्तियां होती है, वो क्या होता है दरअसल, वह बहुत सारी बातों को, बहुत तरह के विचारों को आपस में कुछ ही शब्दों में समेटे हुए रहता है। तो शीर्षकों में कोशिश करिए, अगर आता है तो दिया जा सकता है तो लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना? उसी तरह का आपका लेख मिला तो बस वो दे सकते हैं आप। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत अमेरिका उछल रहा था, वह सोच रहा था कि वही तिस्मार खान है और वही पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को चलायमान वही बनाएगा। वह इस बात को मनवाएगा पूरे विश्व में सभी देशों से कि यदि मैं छींकूंगा तो तुम लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि तुम लोगों को सर्दी होने वाली है ना? तो अब इस तरह की बातों का उल्लेख है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, उसको अब एहसास हो गया है कि ऐसी बात नहीं है, उस लेख से ऐसा प्रतीत हो रहा है, तब आप उसका शीर्षक दे सकते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, तो अमेरिका आया पहाड़ के नीचे, ऐसा आप कह सकते हैं। अब ऊंट कहने की वहां जरूरत नहीं, अमेरिका आया पहाड़ के नीचे। क्या फर्स्ट क्लास यहां पर शीर्षक बन रहा है। तो जानना है, समझना है, दक्षता रखने हैं। तो शीर्षक के बारे में जो मैंने आपको बताया, आशा करते हैं आप
उसे समझ गए होंगे कैसे लिखना है, काफी इंप्रेसिव होना चाहिए, दैट मस्ट बी इंप्रेसिव, ओके, दैट मस्ट शो ऑफ व्हाट द एंटायर आर्टिकल इज सेइंग। तो ये चौथा चीज हो गया। पांचवा जो इंपॉर्टेंट है वह है आपका हाँ, शब्द समूहों के लिए एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समूहों के लिए एक शब्द का आपके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब लेख में ऐसा कहा गया है कि द्रौपदी द्रौपदी ने भीम से विवाह रचाई, है ना, युधिष्ठिर से, तो 5 से, तो सीधा सीधी उसके बारे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि द्रौपदी द्रौपदी पतित्व थी, हो गया। तो ये हुआ सब समूहों के लिए एक शब्द का जादू। तो सब समूहों के लिए एक शब्द आपको पढ़ने की काफी आवश्यकता है, जिसको करना काफी कठिन है, उसके लिए आप एक शब्द दे दीजिए, कष्ट साध्य, है ना। मैं ऐसे डॉक्टर के पास गया जो महिलाओं के रोगों को पता लगाती है या लगाता है और उसका इलाज करता है। आप सीधा सीधी कहिए कि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गया, है ना। ऐसा लिखा गया है कि वह ऐसे लोक में चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता है। तो सीधा सीधी कह दीजिए ना, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी मृत्यु हुई। तो ये सब चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण से हम उसे संक्षेप रूप दे सकते हैं। ये इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। फिर डू में करना क्या है, फिर अगर आपका पैसेज, आपका लेख में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो कोशिश करिएगा उसमें थर्ड पर्सन दे करके आपको आगे बढ़ना है ना। ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष कथन का प्रयोग नहीं करना है, अप्रत्यक्ष कथन का प्रयोग करना है, इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करना है। वहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया जाता है। आपके उत्तर में ये चीज नहीं रह सकता है ना। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसको आपको परोक्ष कथन में इसको रूपांतरित कर देना है, ठीक है। सातवां जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, सातवां क्या, बस इतना तो मैंने बता दिया, इतनी सारी चीजें हैं। बिग सेंटेंसेस को आप प्रेशराइज देंगे, बड़े सेंटेंसेस इतनी भी नहीं होनी चाहिए बड़े कि उसका मूल भाव अस्पष्ट हो जाए। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए डोंट्स को पकड़िए, क्या आप नहीं करिएगा, डोंट्स क्या आप नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या है कि विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, इन सबों का प्रयोग करना अवांछनीय है ना। अब ऐसा है कि मैं वादी में गया जो सुंदर, मन को भा जाने वाली और सुगंध में, कुछ इस तरह के कई सारे विशेषणों का प्रयोग करके किसी विशेष संज्ञा को अभिहित किया गया है, तब विशेषण को आप हटा दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं अतिरंजित शब्द। क्रिया विशेषण का भी प्रयोग अगर उस तरह से हो रहा है उसको आपको हटाना होगा, ओके। तो ये चीज आपका होना चाहिए, अर्थात इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जितने भी है, अलंकार का प्रयोग को छोड़ना पड़ेगा। अलंकार, नो फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। कोटेशन से है,
उद्धरण है, उद्धरण को भी आपको छोड़ देने पड़ेंगे। उद्धरण का प्रयोग नहीं करना। उद्धरण अगर इसी पर ही पूरा भाव है तो उद्धरण के बारे में आपको परिचय देना है ना? उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। यदि इसी पर आधारित आपका पूरा लेख हो तो ओके, एक्सप्लेनेशन से बचिएगा, है ना? नो एक्सप्लेनेशन टू द गिव टू जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको छोड़ देना पड़ेगा। यू नीड टू ड्रॉप इट। ओके, इसके बाद फिर मुहावरे को छोड़ देना पड़ेगा। मुहावरेदार अभिव्यक्तियों को हटाना होगा। ओके, तो ये चीज करिएगा जरूर। फिर नेक्स्ट क्या है कि अपना पर्सनल कमेंट्स मत करिएगा, निजी राय मत दीजिएगा, है ना? नो निजी निजी राय, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपका जो टाइटल जो होना चाहिए वो बिग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा जो हो गया कि मान लिया जाए कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पैसेज में दिए गए लेख में नाम भी है और उनका डिजिग्नेशन भी है, मतलब किस तरह उनके पद का क्या नाम है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी जी को हटाइए ना, प्रधानमंत्री को रखिए। ओके, उनके डिजिग्नेशन को महत्ता दीजिएगा। आंकड़े बहुत सारे हैं पैसेज में, तो आंकड़ों को क्या करना है कि जो मूल आंकड़े हैं, जो उस मूल लेख का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसके कारण से ही और उसी आंकड़ों के इर्द गिर्द कई आप मूल विचार घूम रहा है, तो उस आंकड़ों को लेकर के आप चलिए, लेकिन हर तरह के आंकड़ों का समावेश आपको नहीं करना है। ओके, तो आंकड़ों से संबंधित भी बात हो गई। फिर आपका क्या है जो मतलब टोटोलॉजी, एग्जैजरेशन, सिमिलीज, मेटाफर्स, ये सब सारी चीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो चीज है संक्षेपण से संबंधित जो मूल भाव है, जो मूल जो भी चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, हम लोगों ने उसे किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक संक्षेपण है, ये आप लोगों के स्टडी नोट्स में है ऑलरेडी, इसको हम लोग बस क्या करते हैं कि समझने का प्रयास करते हैं मौखिक रूप से। ओके, मौखिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं, और बाकी आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको लेकर के, प्रैक्टिस आपको करने हैं। करने क्या है ये चीज हम लोग अभी व्यवहारिकता के साथ यहाँ पर समझेंगे कि क्या है। भारतीय बीमा उद्योग देश के आर्थिक विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वित्तीय सुरक्षा के स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जोखिमों को कम करता है ना, जोखिमों को कम करता है, बचत बढ़ाता है और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करता है। एक बार आपको पढ़ लेना है पूरा, यहां से यहां तक एक बार पढ़ना है, फिर दूसरा बार पढ़ना है, तीसरा बार पढ़ना है। आप पढ़िए थोड़ा। जोखिमों को कम करता है, बचत बढ़ाता है और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करता है। बीमा लोगों और व्यवसायों के लिए एक सुरक्षा आवरण प्रदान करता है जो उन्हें बीमारी, दुर्घटनाओं, संपत्ति की क्षति या व्यावसायिक व्यवधानों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण वित्तीय नुकसान से बचाता है। आपको नहीं लग रहा है कि जोखिम जब कह दिया गया है तो फिर बीमारी, दुर्घटना, संपत्ति क्षति, ये फिर से इसका प्रयोग क्यों हो रहा है ना? इसी को कहते हैं हम लोग टोटोलॉजी अंग्रेजी में। कोई भी चीज का, कोई भी भाव का, कोई भी विचार का, कोई भी मत का यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको मार्क कर लेना है ना, ध्यान रख लेना है दिमाग में कि ये सब चीजें अवांछनीय है, हटाना है इन सभी चीजों को, तो मार्क करके रख लेना है इसको। यह अनिश्चितता को कम करता है और जोखिम लेने, निवेश और उद्यमशीलता उद्यमों को प्रोत्साहित करने को बढ़ावा देता है। कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए बीमा प्रीमियम दीर्घकालिक बचत के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इन फंडों को बुनियादी ढांचे के विकास, पूंजी बाजार और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में लगाया जाता है जिससे आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। जीवन बीमा योजनाएं कमाने वाले की मृत्यु के मामले में परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित
करती है। इसके अतिरिक्त माइक्रो बीमा उत्पाद कम आय वाली आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं, वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देते हैं। समझ में आ गया कि इसकी विषय वस्तु क्या है, जो प्रासंगिक विचार है वो क्या है। ये तो आपको नहीं लग रहा है कि ये दरअसल बीमा की गुणगान किया जा रहा है, बीमा उद्योग किस तरह से देश के लिए कहा जाए तो ये जो शीर्षक के लिए या कहा जाए तो इस पैसेज का जो मूल भाव है वो कहाँ से निकल करके आ रहा है? वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन, ये तो इसी में ही आ गया। वित्तीय स्थिरता लाती है, सामाजिक सुरक्षा लाती है, और इसके कारण से क्या है कि क्यों आती है? तो वित्तीय समावेशन के कारण से, और वित्तीय समावेशन हुआ, बचत को बढ़ावा हुआ तो गरीबी उन्मूलित हो गया। इस तरह से तो ये यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें हैं। और जो पहला जो था उधर कि वित्तीय जो बीमा उद्योग है वह क्या है कि जोखिमों को कम करता, बचत को बढ़ाता, और जो बीमित राशि है कंपनियों द्वारा जो एकत्र जो बीमा राशि है वह दीर्घकालिक बचत वगैरह को हटाइए, वो सीधा सीधी ढांचे के विकास और पूंजी बाजार और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में लगाती है, और इससे आर्थिक विकास होता है। ठीक है, जो ऊपर में लिखा गया है, भारत बीमा उद्योग देश के आर्थिक विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो यहां से प्रतिलक्षित तो हो जा रहा है। और इसका यदि हम लोग शीर्षक दे देंगे तो शीर्षक दे सकते हैं कि बीमा उद्योग का योगदान, ये दे सकते हैं, है ना। नहीं तो थोड़ा और स्पष्ट रूप से आप शीर्षक को देना चाहते हैं तब आप दे सकते हैं कि बीमा उद्योग भारतीय वगैरह को हटाइए, ये यूनिवर्सल है, सभी देशों में बीमा उद्योगों का यही कार्य है ना। तो आपको लिखना है कि बीमा 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 का बीमा वित्तीय स्थिरता और सामाजिक बीमा और वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा, या बीमा का योगदान वित्तीय स्थिरता, बीमा का योगदान वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा में, ऐसे आप दे करके 2-3 शीर्षकों पर आप थोड़ा विचार कर सकते हैं, है ना। यदि जो मैं समझा हूं उसको यदि हम ध्यान पूर्वक जो भी पढ़े हैं, जो भी समझे हैं, क्या हम ऐसे दे सकते हैं क्या? बीमा बीमा बीमित लोगों, व्यवसायों, उद्योगों इत्यादि को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। एक ये हो गया, है ना, जो कि इधर का पूरा जो है एक ही तरह की बात कर रहा है, घुमा फिरा करके। इसके बाद फिर हम लोग माइक्रो बीमा लोगों में बचत के लिए प्रेरित करता है। एक माइक्रो बीमा की बात हो रही है ना यहाँ पर, एक वो दे सकते हैं, है ना। इसके बाद फिर बीमा उद्योग बीमित राशि को, एक तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बीमा उद्योग बीमित राशि को ढांचे के विकास हेतु, है ना, या ढांचे के विकास हेतु पूंजी बाजार और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करता है ना, जिससे गरीबी कम होती है, गरीबी उन्मूलित होती है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है ना, और इस तरह से वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने जो भी बोला वो 60 शब्द से ज्यादा होगा। खैर, तो यह हुआ संक्षेपण से संबंधित अति महत्वपूर्ण बातें। आशा करते हैं कि ये जो विस्तृत क्लास हुई, ये इस संक्षेपण से संबंधित, वो आप सबों के लिए अच्छे अंक लाने के लिए काफी कारगर सिद्ध होगी। किसी भी तरह का कोई संशय हो, कोई दुविधा हो इसको लेकर के, तो जरूर आप बोलिए, है ना। समझ में आया कोई भी तो
अब आपको प्रयास करते चला जाना है ना। मिले हम लोग अगली क्लास में, जहां पर हम लोग कुछ अन्य बीमा को उद्देश्य दे सकते हैं पवन जी। बीमा वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा, 2 बार वित्तीय का प्रयोग वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा ये दे सकते हैं। ओके, तो आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के बारे में सोचिए। काफी फ्रूटफुल रहा, आशा करते हैं आज का क्लास। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार।